हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ देयर और यह चैप्टर नंबर 10 का पहला स्ट्रक्चर है दोस्तों। और अभी तक हम लोगों ने देयर से रिलेटेड बहुत बातें सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आइए इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग इस बुक का पैटर्न समझ गए होंगे दोस्तों कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर और उसके बाद इसका ट्रांसलेट करके बताते हैं दोस्तों। इसके बाद इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं और हम दोस्तों आपके साथ सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों डिटेल में, ताकि आपको आसानी हो सके और आप इजीली इसे ट्रांसलेट भी कर सके, समझ भी सके और दिमाग में भी ज़्यादा देर रख सके दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपके साथ इसमें यूज़ होने वाले जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स होते हैं उसे भी हम एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए और आसान बना देते हैं। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आज देयर के यूज़ में क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि कोई जब इनडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट रहता है तो उसका एग्जिस्टेंस बताने के लिए यानी कि अस्तित्व बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ उसका स्थान यानी कि प्लेस भी बताते हैं, वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्टेंस के साथ साथ टाइम को भी कैसे बताएंगे। इस वीडियो में दोस्तों एग्जिस्टेंस के साथ साथ हम लोग टाइम भी देखेंगे। तो सबसे पहले कि देखते हैं हिंदी में क्या है। एक सभा है, तो पहले यहां तक की अगर बात करते हैं, एक सभा है और कब है, कल है। ये इतना एग्जिस्टेंस बताएगा, अस्तित्व, और ये हमारा दोस्तों टाइम बताएगा। तो जैसा पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग इतना का बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसमें टाइम हो या प्लेस हो उसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा, तो इस तरह से हमारा दो पार्ट हुआ। दूसरा दोस्तों, आज रात एक पार्टी है। तो सबसे पहला अगर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एक पार्टी है और कब है ये, आज रात। क्लियर दोस्तों। अब तीसरा, दोपहर के बाद मैच है, चाहे मैच है बोलिए चाहे एक मैच है और कब है, दोपहर के बाद। ठीक है दोस्तों। और चौथा हमारा है शाम में भोज है। तो क्या है, भोज है शाम में। इस तरह सबका दो दो पार्ट है और आपको पहले कंसंट्रेट रहना पड़ेगा पहले पार्ट पे यानी कि एग्जिस्टेंस पे। उसके बाद आप टाइम हो चाहे प्लेस हो वो आसानी से आप लगा लेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग इतना की बात करते हैं कि एक सभा है, तो दोस्तों अ मीटिंग इज, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है ग्रामेटिकली, इसीलिए वहां पर देयर का यूज किया जाता है और देयर से ही स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। और देयर को इसलिए कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। वैसे आप जानते होंगे कि देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसका मीनिंग होता है वहां। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब एज ए सब्जेक्ट आता है
तो यहाँ पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है और इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर या एम्पैथी देयर या एम्पैथी सब्जेक्ट। क्लियर दोस्तों, ये देयर समझ गए। अब आइए दोस्तों कि इसके साथ वर्ब कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों है के सेंस में या है के सेंस में, यानी प्रेजेंट की बात करते हैं होने के सेंस में, तो वहां पर दोस्तों इज या आर सिंगुलर और प्लूरल में यूज करते हैं, ये आप जानते हैं दोस्तों। और अगर पास्ट की बात करते हैं तो वहां पर सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक बात यहां पर है कि ये जो हमारा वर्ब है, ये दोस्तों हम अभी तक यही जानते आए हैं कि जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाते हैं। यहां तक कि इंट्रोडक्टरी इट में भी हम लोग इट के ही अकॉर्डिंग सब वर्ब लगाएं, लेकिन देयर के केसेज में दोस्तों ये वर्ब में कुछ नहीं करता है। तो यहां पर किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है और इसी सब्जेक्ट को ये इंट्रोड्यूस करता है। और इसे दोस्तों ये सब्जेक्ट इनडेफिनिट रहता है, यानी अनिश्चित रहता है। वहां पर चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। अगर प्रेजेंट में एक की बात करता है तो वहां पर दोस्तों इज आएगा, यानी सिंगुलर के केस में। अगर एक से ज्यादा की बात करता है तो वहां पर दोस्तों आर आएगा। और पास्ट के केस में था, थे, थी के इसमें इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों एक के सेंस में वाज और एक से ज्यादा के सेंस में दोस्तों वर आएगा। और यहां तक समझ गए। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है दोस्तों यहां पर कि अगर देयर के तरफ से आप सोचते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये इज भी ले सकता है और आर भी ले सकता है, पास्ट में वाज भी ले सकता है, वर भी ले सकता है। और अगर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोचे, जो कि यही एक्चुअल है, इसी से आपको सोचना है, तो यहां पर से दोस्तों इस केसेस में अगर आप सोचते हैं तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लेगा या आर लेगा। यहां पर देयर का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि ये देयर कुछ नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। उसके बाद इतना हमारा एग्जिस्टेंस बताता है किसी भी काम के होने का। और दोस्तों ये जो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये हमारा टाइम बताएगा क्लियरली। और इसी के जगह पे हम लोग और यूज करते हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, जो कि हमारा टाइम भी बता सकता है, प्लेस भी बता सकता है दोस्तों। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि देयर जो है एग्जिस्टेंस बताने के लिए आता है। उसके बाद दोस्तों ये उस काम के होने का स्थान भी बता सकता है और उसका टाइम भी बता सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या सीख रहे हैं दोस्तों कि कोई कार्य के होने का टाइम, ठीक क्लियर, इसीलिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा। अब आइए दोस्तों आप इसे इजीली बना लेंगे। इंडेफिनिट और डेफिनिट हम लोग लास्ट में देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इतना पे हम लोग सोचते हैं एग्जिस्टेंस पे एक सभा है, तो क्या होगा दोस्तों, है की बात कर रहा है, इज देयर इज अ मीटिंग। यहां तक दोस्तों हमारा एग्जिस्टेंस बता रहा है। उसके बाद दोस्तों अब वो मीटिंग कब है, एडवर्ब ऑफ टाइम कल, यानी कि आने वाला कल। तो एक मीटिंग कल है, इसकी अगर बात कर रहा है तो टुमारो। यहां पर दोस्तों अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो लिख सकते हैं देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो, लेकिन इससे भी काम चल जाता है और यही सही भी है, कल एक सभा है। क्लियर। अब दोस्तों दूसरा, आज रात एक पार्टी है। तो ये एग्जिस्टेंस की पहले बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देयर इज अ पार्टी और उसके बाद आज रात, तो उसका टू नाइट,
टुनाइट दोस्तों ये मिला के होगा, टुनाइट अलग अलग नहीं लिखे दोस्तों, ये भी आप बना लेंगे। दोपहर के बाद मैच है, तो सबसे पहले मैच है, एक आए ना आए इंग्लिश में अगर एक का सेंस आता है तो वहां पे ए या एन को यूज करेंगे। क्लियर, ये पहले की बात है। देयर इज अ मैच, यानी ये इतना हुआ, एक मैच है, किसी का होने के बारे में बता रहा है और वो कब है, तो वहां पर दोस्तों इन द आफ्टरनून, दोपहर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और यहां पर दोनों आप दे सकते हैं कि अगर टाइम भी बताना हो और हमारा प्लेस भी बताना हो तो प्रीपोजिशन लगा के आप दोनों यूज कर सकते हैं दोस्तों। पहले सबसे पहले हमारा एग्जिस्टेंस, फिर टाइम, फिर हमारा प्लेस। ठीक है दोस्तों। अब फोर्थ, शाम में भोज है, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस, भोज है। देयर इज अ बैंक्वेट, बैंक्वेट मीन्स भोज होता है। आप अगर होटल में कभी गए होंगे तो वहां पर एक बैंक्वेट हॉल भी रहता है, बड़ा सा हॉल, जिसे नाम ही दिया जाता है बैंक्वेट हॉल, यानी कि तो बैंक्वेट मीन्स भोज। तो क्या हुआ दोस्तों, देयर इज ए बैंक्वेट, कब है दोस्तों, शाम में, इन द इवनिंग। इस तरह से दोस्तों आप उसका टाइम भी बता सकते हैं, एग्जिस्टेंस बता सकते हैं दोस्तों, एग्जिस्टेंस लिख दिए और ये हमारा टाइम बता रहा है। और इसके पहले वीडियो में देखे दोस्तों कि हमारा प्लेस भी इससे बता सकते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन एक जो कंसेप्ट है देयर का वो हमारा एग्जिस्टेंस बताने के लिए है। उसके बाद या तो टाइम आए या प्लेस आए या टाइम और प्लेस दोनों आए, वो बाद की बात है। इस तरह से दोस्तों यहां पर देयर का यूज कंप्लीट होता है। और जो हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं वो यही सब है, सभा हो, पार्टी हो, भोज हो, मैच हो, इस तरह से दोस्तों। और अगर हम लोग डेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है इसी का, जिसमें बात किया गया है, जैसे किसी का नाम हो, राम या राम, सीता, या दोस्तों ही, शी, और इसके बारे में जो भी कोई स्टेटमेंट होता हो और ये डायरेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो वहां पर देयर यूज नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये भी समझ गए। और आज बस इतना ही दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है इसका तीसरा स्ट्रक्चर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अब दोस्तों इसको बेहतर तरीके से समझने की आगे हम लोग कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।